Hello student, I welcome you in the new class of Social Science, class 9th. In the previous video, we have studied about the constitutional monarchy after the adoption of constitution in 1791 in France and the Jacobin Club, the government of Maximilian Robespierre, and what were the policies of Robespierre government. Now, role of women in French Revolution. Role of women in French Revolution. The women, from the beginning, women were active participants in the events of French Revolution, which were changes in the France during the revolution in the system of government, political changes and the social changes. The women were taken the participate in the every activity of the life. Most women of the third state had to work for a living. थर्ड स्टेट्स की जो ज़्यादातर महिलाएं थी वो लिविंग के लिए, जीवन यापन करने के लिए काम करती थी। वो सीमस्ट्रेस की तरह काम करती थी, कपड़े सिलती थी। दे सॉल्ट फ्लावर्स, vegetables in the market. For earning fruits, flowers, vegetables and employed as a domestic servant. डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह भी काम करती थी। घरेलू नौकर जो वेल्दियर पीपल थे, सोसाइटी के नोबल्स थे, उनके यहाँ पे थर्ड स्टेट्स की जो महिलाएं थी वो घर में नौकर का काम भी किया करती थी। मार्केट में फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स बेचती थी, कपड़े सिलती थी। इस तरीके से वो जीवन यापन करने के लिए अलग अलग काम किया करती थी। लेकिन मोस्ट वीमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट मीन्स ज़्यादातर जो महिलाएं थी उन्हें पढ़ाई करने की, एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, ना ही जॉब ट्रेनिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी। ज़्यादातर महिलाएं, जो थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी, जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए रोजमर्रा के काम किया करती थी, उनको एजुकेशन लेने का अधिकार उस टाइम तक फ्रेंच सोसाइटी में नहीं था, ना ही कोई जॉब ट्रेनिंग। जब एजुकेशन थी नहीं, महिलाएं एजुकेशन ले ही नहीं सकती थी, तो फिर जॉब और ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स and wealthier people of society
कैन गेट एजुकेशन, कुड स्टडी इन द कॉन्वेंट। केवल जो नोबल्स थे, जो कुलीन लोग थे, जो रिच लोग थे सोसाइटी के, उनकी जो बेटियां थी वो कॉन्वेंट में जाकर के एजुकेशन ले सकती थी। ये कॉन्वेंट क्या होता है? बेसिकली कॉन्वेंट स्कूल उनको कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी के स्कूल होते हैं, लेकिन कॉन्वेंट का मतलब होता है वो रेजिडेंस जहाँ पे रिलीजियस लोग रहते हैं, धार्मिक लोग। तो सिस्टर फादर जहाँ पे रहते हैं वो कॉन्वेंट कहलाता है, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के स्कूल सिस्टर और फादर कहलाते हैं। जो क्रिश्चियनिटी के लोग होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, वो लोग चलाते हैं, इसलिए इसको कॉन्वेंट कहते हैं। तो उस टाइम तक फ्रेंच सोसाइटी में किन लड़कियों को एजुकेशन का अधिकार था? जो नोबल्स लोग थे, जो धनी लोग थे सोसाइटी के, केवल उनकी बेटियां ही कॉन्वेंट में जाकर के, स्कूल में जाकर के एजुकेशन ले सकती थी। बाकी जो महिलाएं थीं, जो थर्ड स्टेट की जो लड़कियां थीं, उनको एजुकेशन का और जॉब ट्रेनिंग का राइट्स नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। केवल जो वेल्थियर पीपल थे, सोसाइटी के रिच लोग थे, नोबल्स थे, उन्हीं की बेटियां कॉन्वेंट में जाकर के, क्रिश्चियनिटी के स्कूल्स में जाकर के एजुकेशन ले सकती थी। तो क्योंकि थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी उनको राइट्स नहीं थे एजुकेशन लेने के लिए, और वो उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलाने के लिए बहुत सारे वीमेन पॉलिटिकल क्लब बनाए थे। वीमेन पॉलिटिकल क्लब। एजुकेशन तो वो ले नहीं पाती थी, लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में जो कुछ घटित हो रहा था, जो कुछ बदलाव हो रहा था, तो जो वीमेन्स थी वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनाए थे। लगभग 60 वीमेन क्लब फ्रांस में उस टाइम थे। इसमें केवल ये महिलाओं के ही क्लब होते थे, जहाँ पर ये डिस्कशन करते थे किस तरीके से मूवमेंट को चलाना है, किस तरीके से अपनी मांगों को रखना है सरकार के सामने। और जो वेल्थियर लोग हैं, इसमें सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी नाम का एक क्लब था जो बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके अलावा जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया फ्रांस का, तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपको ध्यान होगा कि वोटिंग राइट केवल मेंस को था, केवल पुरुषों को वोटिंग राइट था जिनकी एज 25 ईयर्स है। और जो गवर्नमेंट को, सरकार को 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं, केवल उन्हीं पुरुषों को वोटिंग राइट था। इट मीन्स उस टाइम तक फ्रांस में, या यूँ कहिए कि दुनिया के किसी भी देश में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं थे। तो जब 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया तो महिलाएं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको पैसिव सिटीजन बना दिया था। दे बिकेम द पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन मीन्स उनको वोटिंग राइट तो थे नहीं, दोयम दर्जे का नागरिक या ऐसा नागरिक जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा ना हो। तो 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया फ्रांस का, तो उसमें केवल पुरुषों को ही वोटिंग राइट थे, महिलाओं को वोटिंग राइट थे नहीं। महिलाओं को एक तरीके से पैसिव सिटीजन बना दिया गया था। इससे उनको बहुत ज़्यादा
बुरा लगा, उनको अपमान सहना पड़ा। लेकिन जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई फ्रांस में, जब फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई और रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, तो उसने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, कुछ चेंजेस लाए, कुछ कानून बनाए। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट फ्रांस में जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए महिलाओं के लिए, खास तौर से 1794 में जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए थे 1794 में। और वो कानून क्या क्या थे, इनको देखिएगा। पहला क्या था कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी। उनको एजुकेशन के राइट दे दिए गए थे, जिसमें कंपलसरी कर दी गई थी एजुकेशन। स्टेट्स में यानी कि गवर्नमेंट ने अपने स्कूल बनाए थे जिसमें लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी, अनिवार्य कर दी थी। और फादर, उनके जो फादर थे, लड़कियों के जो फादर थे, they could not longer force them to marry against their will. It means अब लड़कियों की शादी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं की कराई जा सकती थी, उसके लिए कानून बना दिया गया था। अब मैरिज वाज मेड कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था और मैरिज का रजिस्ट्रेशन सिविल लॉ में कंपल्सरी कर दिया गया था। सिविल लॉज के अंतर्गत जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्टर होने लगे थे सिविल लॉज के अंतर्गत। और डिवोर्स वाज मेड लीगल, जो डिवोर्स था उसको लीगल बना दिया गया। डिवोर्स वाज मेड लीगल, जो तलाक होता है उसको कानूनी अधिकार दिए गए थे। अब मेल या फीमेल कोई भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। इट मीन्स 1794 में जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई फ्रांस में, तो उसने महिलाओं के लिए कुछ कानून बनाए। महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए पहला काम क्या किया गया कि गर्ल्स की एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई। स्टेट ने अपने स्कूल बनाए, सरकार ने, लड़कियों की एजुकेशन कंपल्सरी हो गई। अब उनके जो फादर थे लड़कियों की इच्छाओं के विरुद्ध जबरदस्ती किसी से शादी नहीं करवा सकते थे। मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था और मैरिज को अब रजिस्टर्ड किया जाता था सिविल लॉ, अंडर द सिविल लॉ। और डिवोर्स को लीगल बना दिया गया था। अब मैन वीमेन कोई भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था। तो ये था रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाट वर द चेंजेस occurred in their lives after the revolution and what were the conditions of women in the French society in the monarchy region. Now the abolition of slavery. Abolition
होता है गुलाम और स्लेवरी मीन्स गुलामी। ये फ्रेंच सोसाइटी में एक फ्रेंच एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था, उसको समझिएगा। किसके बीच? यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था। कैसे था? एक्चुअली मेन रीजन क्या था कि ये जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, इसमें जो मैक्सिको है, मैक्सिको एक कंट्री है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास कैरेबियन स्टेट्स हैं, कैरेबियन आइलैंड्स हैं। ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं। इस गल्फ ऑफ मैक्सिको में, कैरेबियन में कुछ कंट्री आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्यूबा है, हैती है, और आपने अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो कैरेबियन आइलैंड्स की एक टीम खेलती है जिसे वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। वेस्ट इंडीज़ वास्तव में कोई देश नहीं है। यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें जमैका, त्रिनिदाद, टोबैगो, ऐसे आइलैंड, कई सारे आइलैंड मिलकर के एक टीम बनाई गई है। ये छोटे छोटे आइलैंड हैं जिसे वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो ये कैरेबियन आइलैंड्स कहलाते हैं। तो कैरेबियन आइलैंड्स पे यूरोप के देशों का, यूरोप में कॉलोनी बनाई हुई थी। कॉलोनी समझिए इसे। कॉलोनी क्या होती है? 8th क्लास में आप पढ़े थे। कॉलोनी को हिंदी में उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई एक देश, किसी देश के लोग दूसरे देश में जाकर के सरकार चलाएं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करें और केवल अपना प्रॉफिट कमाएं, या दूसरे देश को गुलाम बना लें। जैसे जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में रहे, लगभग 200 ईयर्स उन्होंने इंडिया में रूल किया। तो ब्रिटिश के लिए इंडिया कॉलोनी थी। इंडिया क्या थी? ब्रिटिश की कॉलोनी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन चलाती थी। ऐसे ही जो यूरोपियन कंट्रीज थे, इन्होंने कैरेबियन आइलैंड्स में भी कॉलोनी बनाई हुई थी। और कैरेबियन आइलैंड्स जिसमें सैन डोमिंगो जैसे आइलैंड्स थे, सैन डोमिंगो, तो ये जो आइलैंड्स थे, ये मेन सप्लायर ऑफ टोबैको, शुगर, कॉफी, ये जो आइलैंड्स थे ये किसके सप्लायर थे? टोबैको, शुगर, कॉफी। टोबैको, शुगर, कॉफी और इंडिगो के ये मेन सप्लायर हैं। ये आइलैंड्स यहाँ से इन चीज़ों का प्रोडक्शन करा के यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन और यूरोपियन कंटिनेंट में इन सामान को बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि ये जो आइलैंड्स थे, यहाँ पे पॉपुलेशन तो ऐसी थी नहीं, तो यहाँ पे यूरोप के जो मजदूर थे, जो लेबर क्लास थी, वो काम करने जाना नहीं चाहते थे क्योंकि डिफरेंट लैंड थी और बहुत दूर था। तो यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती थी।
मेन प्रॉब्लम क्या थी? लेबर। यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती थी। तो ये जो प्लांटेशन थे, प्लांटर थे, प्लांटर कौन? जो मालिक थे यूरोप के लोग, जो यहाँ पे खेती करवाते थे टोबैको, शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की, तो यहाँ पे उनको लेबर की ज़रूरत थी खेती करवाने के लिए, और यूरोप के लोग यहाँ पे जाते नहीं थे काम करने के लिए, तो इनको लेबर की ज़रूरत थी। तो इसके लिए स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था। अब वो स्लेव ट्रेड समझिएगा। स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं। अफ्रीका यूरोप कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट है, और ये खासतौर से बात हो रही है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो इनके बीच ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था। वो स्लेव ट्रेड कैसे होता था? खासतौर से जो फ्रांस था, फ्रांस के जो मर्चेंट थे, फ्रांस के दो सी पोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। एक तो नैंटीज, दूसरे बॉर्डिक्स। नैंटीज और बॉर्डिक्स यहाँ पोर्ट से चलते थे ये मर्चेंट लॉन्ग वॉयज माने समुद्री यात्रा, लंबी समुद्री यात्रा करते थे। अफ्रीका के कोस्ट पे पहुंचते थे और वहाँ के जो लोकल चीफ्टेन थे उनसे गुलामों को खरीदते थे, इनसे स्लेव खरीदते थे, गुलाम खरीदते थे, और उन गुलामों को अपने शिप में शकल्ड कर लेते थे, जंजीरों से बांध लेते थे, और उन्हें 3 मंथ की लॉन्ग वॉयज के बाद 3 महीने की लंबी यात्रा होती थी। 3 मंथ की लॉन्ग वॉयज के बाद ये लोग, ये जो अमेरिकन, जो मैंने आइलैंड्स बताए, ठीक है, सैन डोमिंगो जैसे, यहाँ पर ला करके इनको प्लांटर्स को बेच देते थे। प्लांटर्स को बेच दिया करते थे। इट मीन्स उस टाइम गुलामों का व्यापार हुआ करता था। लोगों को, मनुष्यों को ऐसे बेचा जाता था जैसे आज के टाइम में हम लोग गाय और भैंस खरीदते हैं, ऐसे उस टाइम ह्यूमन बीइंग को बेचा जाता था। ये गलत प्रथा थी, ह्यूमन ट्रैफिक था। तो ये था स्लेव ट्रेड। तो फ्रांस के जो मर्चेंट थे वो नैंटीज और बॉर्डिक्स, जो उनके सी पोर्ट है वहाँ से चलते थे, अफ्रीका की कोस्ट पे पहुँचते थे, और अफ्रीका की कोस्ट पे पहुँच करके अफ्रीका के जो लोकल चिफ्टेन थे उनसे गुलामों को खरीदते थे, उनको शिप में डाल दिया जाता था, जंजीरों से बांध देते थे, 3 महीने की लंबी यात्रा करते थे, समुद्री यात्रा। फिर अमेरिका पहुँचते थे और अमेरिका में जाकर के उनको प्लांटर्स को बेच दिया करते थे। और यही कारण है कि जो वेस्ट इंडीज़ है या कैरेबियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे जो नीग्रो जाति के लोग होते हैं, यही होते हैं, ब्लैक होते हैं। आप वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम देखिए, क्रिस गेल, डेवन ब्रावो, रसेल, अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो ये सब ब्लैक होते हैं। ब्लैक क्यों होते हैं? क्योंकि ये वही हैं जिनके दादा परदादा, जिनके वंशज कभी खरीद करके गुलामों की तरह अमेरिका पहुंचाए गए थे, बाद में ये वहीं बस गए, तो इसलिए यहाँ के लोग ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो ये स्लेव ट्रेड था, और इस स्लेव ट्रेड में गुलामों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। एक गलत प्रथा थी। इस प्रथा को के खिलाफ हालांकि जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उसमें बहुत बार डिस्कशन हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती नहीं थी। क्यों नहीं लेती थी? क्योंकि जो रिच लोग थे, नोबल लोग थे, जिन्होंने
जो प्लांटर्स थे जिनका वहाँ पे प्लांटेशन कराते थे, उनके दबाव में गवर्नमेंट कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी। लेकिन 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इसके खिलाफ कानून बनाया था और इस पर पाबंदी लगा दी थी, बैन लगा दिया था। लेकिन जब 1804 में नेपोलियन बोनापार्टा आए, नेपोलियन बोनापार्टा जब एम्परर ऑफ फ्रांस बने तो उन्होंने फिर से इसको शुरू कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया और फाइनली ये जो गुलामी प्रथा थी ये 1848 में इसको बैन कर दिया गया। ये था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को यूं समझिए कि ये गुलामी प्रथा थी जिसमें अफ्रीका से नीग्रो जाति के लोग ला करके, गुलाम ला करके अमेरिका और यूरोपियन कंटिनेंट में प्लांटेशन कराने के लिए प्लांटर्स को बेचा जाता था, लोगों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। ये एक स्लेव ट्रेड था। तो इसको फाइनली 1848 में ख़त्म कर दिया गया था। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुनिएगा। हालांकि इस चैप्टर में तो बस थोड़ा सा है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, लेकिन जब क्लास 10th में नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अभी जो है बस इसे सुनिए। आपको ध्यान होगा कि मैंने पढ़ाया था आपको कि जब फ्रांस में डायरेक्टर्स की गवर्नमेंट आ गई थी, मतलब 5 डायरेक्टर्स हुआ करते थे और ये डायरेक्टरी थी जो गवर्नमेंट चलाती थी, इनके बीच क्लैशेस थे, आपस में नेशनल असेंबली से इनका टकराव रहता था और इनस्टेबिलिटी आ गई थी, अस्थिरता आ गई थी, इनस्टेबिलिटी। तो ऐसे माहौल में नेपोलियन बोनापार्ट ने, ये उस टाइम फ्रेंच आर्मी के जनरल थे, आर्मी जनरल थे, इन्होंने फ़ायदा उठाया और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। फ्रांस के एम्परर बन गए नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, 1804 में। और नेपोलियन बोनापार्ट जब आए तो ये समझा गया कि ये मोनार्की के खिलाफ हैं, मोनार्की को इन्होंने ख़त्म किया और फ्रांस में डेमोक्रेसी लाने के लिए काम किया। ये समझते थे वहाँ के लोग। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन खुद वहाँ के सम्राट हो गए और इन्होंने फ्रेंच सेना को, जो यूरोप के दूसरे देश थे, वहाँ पर भेजा, उनको इन्वेड किया, उन पर आक्रमण किया। और जब फ्रेंच सेना दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाती थी तो वहाँ के लोग उनका वेलकम करते थे। वो वेलकम इसलिए करते थे कि यहाँ से डायनास्टिक रूलर खत्म होकर डेमोक्रेसी आएगी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों के साथ एक तरीके से धोखा किया, छल किया। तो ये क्या करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट अपने फैमिली मेंबर को वहाँ पे एम्परर बना दिया करते थे। ठीक है, और ये काम लगातार चल रहा था। फाइनली 1815 में वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप की जो संगठित शक्ति थी, जिसमें प्रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया
इन्होंने मिलकर के फाइनली वाटरलू में हरा दिया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने 11 साल के शासन में जो काम किए उसने यूरोप को और फ्रांस को मॉडर्नाइज करने का काम किया। इसमें उसने राइट टू प्रॉपर्टी दिया। राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दे दिया, लोगों को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया और वेट और मीजर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। इट मीन्स आज के टाइम में जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, हाँ, मीजर मीन्स नापना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये जो स्टैंडर्डाइज किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को और यूरोप के बहुत सारे देशों को मॉडर्नाइज किया और फाइनली जब यूरोपियन पावर्स को ये लगा कि ये नेपोलियन बोनापार्ट हमारे लिए खतरा है, तो उन्होंने संगठित होकर के फ्रांस की सेना को, नेपोलियन बोनापार्ट को 1850 में वाटरलू में हरा दिया। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।